चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। दोस्तों, किसी भी समाज का निर्माण हमेशा ही दो तरह की विचारधाराओं से मिलकर होता है। पहला वो जिसमें हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए सत्य और अहिंसा जैसे विचारों को अपनाते हैं, जबकि दूसरा तरीका वो होता है जब हम किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, फिर उसके लिए भले ही हमें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया को उस राह की याद दिलाता है जिस पर चलकर अब तक विश्व के कई देशों में बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं, और ये रास्ता है शांति एवं अहिंसा का। जब कभी इन शब्दों की बात आती है तो जहन में एक ऐसे इंसान की यादें ताजा हो जाती हैं जिसके शरीर पर खादी की धोती, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथों में लाठी होती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनके सम्मान में आज का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। Supremacy of the moral law, the law of truth and love. अहिंसा की नीति के जरिए विश्व को शांति का संदेश देने में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है, और इसलिए भारत ने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे यूएन के 191 सदस्य देशों में से करीब 140 ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। और फिर मौजूदा विश्व व्यवस्था में अहिंसा की सार्थकता को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से हर साल 2 अक्टूबर को हम सब विश्व में शांति बनाए रखने और मिलजुल कर आगे बढ़ने जैसे विचारों को अपनाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के इन सिद्धांतों को अपनाने वालों में मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की जैसे कई बड़े एवं शांति प्रिय नेताओं के नाम शामिल हैं, और इन सभी ने ये साबित किया है कि ये राह लंबी तो हो सकती है, लेकिन इसका असर हमेशा ही सर्वव्यापी होता है। वैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जिसकी महानता और विशालता की कोई सीमा ना हो। खुद सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का बना एक ऐसा विरला मानव कभी धरती पर जन्मा भी था। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जब विश्व हर तरफ से जातिवाद और सांप्रदायवाद की आग में जल रहा था,
तभी 2 अक्टूबर 1869 में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने इस आग को न सिर्फ समाप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बल्कि दुनिया के सामने अहिंसा के रूप में नए हथियार की ताकत को साबित भी किया। वो गांधी ही थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने पर विवश कर दिया और राष्ट्र को इस बात का एहसास कराया कि एकता में जो शक्ति है वो दुनिया के किसी हथियार में नहीं है। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। गुजरात के साबरमती आश्रम से इनका रिश्ता अटूट था और इसीलिए शायद उन्हें आज भी साबरमती का संत कहा जाता है। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहीन कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर फिन की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। गांधी जी अपने पिता करमचंद गांधी की चौथी पत्नी की आखिरी संतान थे। वो एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां वैष्णव संप्रदाय को माना जाता था और साथ ही धर्म की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि हुआ करती थी। ऐसे माहौल के बीच मोहनदास में अहिंसा और सत्य को अपनाने जैसे विचारों का पनपना तो लाजमी था। जिन महात्मा गांधी को आज एक युग पुरुष के रूप में देखा जाता है, वो बचपन में मात्र एक औसत दर्जे के बालक हुआ करते थे, जिनके एक परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी में अच्छा, अंक गणित में ठीक ठाक, भूगोल में खराब, व्यवहार बहुत अच्छा और हैंडराइटिंग बहुत खराब की टिप्पणी लिखी गई थी। वो वकालत में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आ गए। वर्ष 1891 में बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करते ही जब वो भारत लौटे, तब तक उनकी मां की मौत हो चुकी थी और उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि इस डिग्री के साथ अच्छी पेशेवर नौकरी की गारंटी नहीं मिल सकती है। संकोची स्वभाव के कारण वो बंबई उच्च न्यायालय में अपनी पहली ही सुनवाई में नाकाम साबित हुए। इसके बाद यहाँ के अल्पकालिक शिक्षक पद के लिए भी इन्हें मना कर दिया गया। अपने जीवन में इस भटकाव से गांधी परेशान थे और इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नडाल स्थित एक भारतीय कंपनी से 1 साल के अनुबंध पर नौकरी के लिए हाँ कर दी। साउथ अफ्रीका जाकर उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिनसे 1 साल का वक्त कब 21 सालों में बदल गया, गांधी जी को खुद भी पता नहीं चला। उनसे पगड़ी उतारने के लिए कहा जाना, चलती रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के कारण उन्हें उसमें से फेंक दिया जाना, गांधी जी के जीवन के ऐसे पल साबित हुए जिनके कारण वो आम लोगों के करीब आते चले गए। Just what are you doing in this car, Puli? I have a ticket. A first-class ticket. How did you get out of it? I sent for it in the post. I'm an attorney and I didn't have time. There are no coloured attorneys in South Africa. Go and sit where you belong. I'll take your luggage back, sir. No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. Didn't you hear me? There are no coloured attorneys in South Africa. Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, coloured, I think we can deduce that there is at least one coloured attorney in South Africa. 1899 में जब वहां बोअर युद्ध छिड़ा, तब गांधी जी ने वहां के नागरिकों को अपने उपनिवेश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ये गांधी के विचारों का ही परिणाम था कि वहां रहने वाले भारतीय व मूल निवासी
अपमानजनक अध्यादेश मानने की बजाय आत्मसम्मान के लिए मर जाना बेहतर समझने लगे। दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और उसने भारत व ब्रिटिश सरकार के दबाव के चलते समझौते को मान लिया, जिसके बाद भारतीयों व अश्वेत लोगों के जीवन में नए सूरज का उदय हुआ। अब साउथ अफ्रीका के नेशनल हीरो बन चुके गांधी जी ने भारत वापस लौटने का फैसला किया और 1915 में वो हमेशा के लिए वतन लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। यहाँ आने के 3 साल तक उन्होंने अपना समय भारतीय परिवेश और लोगों के हाल को समझने में बिताया। वो जानना चाहते थे कि सत्याग्रह की भावना भारतीयों में किस हद तक प्रबल है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने सेना में भारतीयों की भर्ती का समर्थन किया था, लेकिन साथ ही बिहार और गुजरात में किसानों के उत्पीड़न के मामले पर विरोध भी दर्ज किया था। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राउलेट एक्ट लाए जाने पर गांधी जी ने उसका कड़े स्वरों में विरोध किया। दोस्तों, ये वही कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने इसे मानने से इनकार किया, तब गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ हिंसा भड़क उठी और आजादी के इतिहास के सबसे बड़े हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस नरसंहार से गांधी जी की आत्मा पर गहरी चोट पहुंची और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक रवैया अख्तियार करते हुए असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। लोगों के बीच मसीहा की पहचान बना चुके गांधी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों की गोलियों ने नहीं, बल्कि हमारी खुद की कमियों ने गुलाम बनाया है। गांधी जी के इस आंदोलन से लोगों ने न सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में जाने से भी इनकार कर दिया। 1922 तक ये आंदोलन सरकार की नींद उड़ाने लगा था और तभी चौरी चौरा में हिंसा भड़कने से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अब तक हिंदू मुस्लिम एकता पर भी मतभेद शुरू होने लगे थे। गांधी जी ने इन्हें समाप्त करने के लिए कई दिनों तक उपवास भी किया। बात पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी संभल रही थी। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता बन चुके थे। उन्होंने लगातार अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कई सभाएं की और नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता की। 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 9 अगस्त 1942 को पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मुंबई में अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को 2 सालों तक पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। इस दौरान उन्होंने अपने सचिव महादेव देसाई और अपनी पत्नी कस्तूरबा को खो दिया। इन 2 बड़ी विपदाओं को झेलने के 6 हफ्तों बाद ही गांधी जी पर मलेरिया का अटैक भी हुआ और इसी के चलते उन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। सितंबर 1944 में बॉम्बे आकर गांधी जी ने मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और पाकिस्तान की मांग को वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन जिन्ना ने उनके प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। Mohandas Gandhi meets with Muhammad Ali Jinnah in an attempt to bring the Hindus and the Muslims together. In an India always torn by the strife of castes, Mahatma Gandhi has tried for some semblance of unity. Again, it is something he failed to achieve. He parted friends with Jinnah, he says, but the Indian problem remained. इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ और ब्रिटिश हुकूमत ने देश की कमान भारतीयों को सौंपने का इशारा किया। गांधी जी ने संघर्ष खत्म करने का ऐलान किया और करीब 1 लाख लोगों को रिहा किया गया। गांधी जी ने बंटवारे का विरोध किया क्योंकि वो धार्मिक एकता चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को बतौर रेजोल्यूशन भारत छोड़ने की शर्त के तौर पर 1943 में ही पास कर दिया था।
जिस कारण इस बार गांधी जी की पहल देश को बंटने से रोक नहीं सकी। दो देशों के बंटवारे के बीच लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्म परिवर्तन और देश छोड़ने के चलते कई लोग दंगों की आग में जलकर राख हो गए। देश को इस तरह से जलता देख गांधी जी दुखी थे और इसीलिए हमेशा अपनी प्रार्थना सभा में धर्म और एकता पर जोर देते ताकि आग की लपटें शांत हो सकें। आजादी को पाए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गिरकर उठते संभलते भारत ने 30 जनवरी 1948 को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक हितैषी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस दिन नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्ते बापू जी। बापू नमस्ते। नमस्ते बापू प्रणाम। नमस्ते बापू जी। भाई साहब, बापू जी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। भारत सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में राजघाट को उनका समाधि स्थल घोषित किया और उस पर लिखा गया है, हे राम। ये गांधी जी के मुख से निकले अंतिम शब्द थे। उनकी मृत्यु के इतने सालों बाद भी महात्मा गांधी के आदर्श और विचार अभी भी विश्वव्यापी हैं। साउथ अफ्रीका की जिस जंग को महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसे उन्हीं के अनुयायी नेल्सन मंडेला द्वारा पूरा किया गया। महात्मा गांधी का जीवन और शिक्षा हमेशा लोगों के लिए एक मार्गदर्शक साबित हुई है। गांधी पर पहली बार चर्चा यूरोप में रोमेन रोलन ने 1924 में अपनी बुक महात्मा गांधी के जरिए की। ब्राजीलियन अनार्किस्ट और फेमिनिस्ट मारिया लसेरदा दे माउरा ने अपने शांतिवाद में गांधी के बारे में लिखा। 1931 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के साथ लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। वर्ष 2010 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि आई एम माइंडफुल दैट आई माइट नॉट बी स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैड इट नॉट बीन फॉर गांधी एंड द मैसेज ही शेयर्ड विद अमेरिका एंड द वर्ल्ड। ये बात सच है कि गांधी जी को कभी भी ऑफिशियली राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई, लेकिन ये उनकी विलक्षण प्रतिभा ही थी जिसने उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर आज भी हमारे मार्गदर्शक के रूप में जीवित रखा हुआ है। आज गांधी जी की जयंती पर अहिंसा और शांति के इस अग्रदूत को संपूर्ण विश्व तहे दिल से अपनी सलामी दे रहा है। दोस्तों, गांधी जी और नेहरू के आदर्शों पर चलने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी आज ही के दिन 1904 में हुआ था। सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाने वाले शास्त्री जी की सादगी का कायल आज भी हर इंसान है। उन्हें देखने वाला व्यक्ति बड़ी ही आसानी और प्रेम भाव से उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। शास्त्री जी देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक थे जो अपने दायित्वों को पूरा करना अच्छी तरह से जानते थे। 1947 में आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने तो इन्हें वहां का गृह मंत्री बना दिया गया। नाटे कद और कोमल स्वभाव वाले शास्त्री जी को देखकर उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। जल्द ही उन्हें देश का रेल मंत्री बना दिया गया। वो एक ऐसे नेता थे जो सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखते थे और ऐसी ही एक गलती के कारण उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 1964 में शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था और 1966 में उन्हें देश का पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था।
दोस्तों, शास्त्री जी के चाहने वालों को वो दिन आज भी याद है जब 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। उस वक्त तीनों सेना प्रमुखों ने शास्त्री जी से पूछा था कि सर आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, और इस पर शास्त्री जी का जवाब था कि आप लोग सिर्फ देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इसी युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, और खास तौर पर नेता जो अपने पद को सर्वोच्च नहीं बल्कि जनता की राय को अपने पद की गरिमा समझते हैं। किसी ने सच कहा है कि वीर पुत्र को हर मां जन्म देना चाहती है, और शास्त्री जी उन्हीं वीर पुत्रों में से एक है जिन्हें आज भी देश की माटी याद करती है। 10 जनवरी 1966 को यह युद्ध ताशकंद समझौते के साथ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था, और उसके अगले ही दिन शास्त्री जी की मृत्यु की खबर ने देशवासियों को चौंका दिया। शास्त्री जी की कहानी एक सामान्य इंसान की असामान्य गाथा है, जिसने गरीबी की आग की झुलस को झेलते हुए केवल नैतिक सिद्धांतों के बल पर असाधारण ऊंचाइयां हासिल की। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने सर पर किताबों को ढोकर रोज नदी पार की। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अकाल पड़ने पर देश के सरकारी गमलों में फूलों के बदले गेहूं उगाया। शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश की एक श्रीवास्तव कायस्थ फैमिली में हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं लगाया, क्योंकि वो जाति प्रथा पर भरोसा ही नहीं करते थे। उनके नाम के आगे लगा शास्त्री शब्द कोई उपनाम नहीं बल्कि उनको प्रदान की गई पदवी है। उन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और हरिजनों एवं किसानों के उत्थान के लिए प्रयास करने शुरू किए। आजादी की जंग में कई बार शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें करीब 2.5 साल जेल में गुजारने पड़े। 1937 में इन्होंने यूपी के संसदीय बोर्ड में बतौर कार्यकारी सचिव कार्य किया, और 1940 में फिर से 1 साल के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा, और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के करीब 9 साल जेल में गुजारे और यहां पर अपना वक्त बिताया पश्चिमी देशों के विचारकों, दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों की किताबों को पढ़कर। आजादी के बाद शास्त्री जी ने विभिन्न राजनैतिक पदों पर काम किया, और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद 9 जून को इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। 11 जून 1964 को दिए गए अपने पहले भाषण में इन्होंने कहा कि हर राष्ट्र के सफर में एक ऐसा वक्त आता है जब वो इतिहास की राह को मोड़कर अपना रास्ता खुद निर्धारित करता है कि उसे किधर जाना है, पर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दाएं बाएं देखने की बजाय हमें सीधे और साफ रास्ते को अपनाना है, जहां लोकतंत्र का बोलबाला हो और सभी दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध मधुर हों। शास्त्री जी ने अपने शासनकाल में नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद और गुलजारी लाल नंदा को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा था। उन्होंने नेहरू जी की सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को लगातार जारी रखा और अमूल मिल्क कोऑपरेटिव को सपोर्ट करते हुए देश में श्वेत क्रांति को जारी रखने के लिए नेशनल कैंपेन को आगे बढ़ाया। बतौर प्रधानमंत्री शास्त्री जी का सफर काफी सरगर्मियों से भरा रहा। एक तरफ पाकिस्तान और चीन देश की सीमाओं पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन शास्त्री जी ने सभी हालातों का सामना बहुत ही साधारण तरीके से किया। शास्त्री जी ने अपनी विद्वता से लाहौर के जरिए पंजाब में सेंध लगाए पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सदर अयूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते। इस हरकत पर पाकिस्तान की बहुत निंदा हुई थी और फिर 1966 में
सोवियत संघ के आमंत्रण पर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पाकिस्तान को भारत के वो सभी हिस्से लौटाने पड़े जहां भारतीय सैनिकों ने तिरंगा लहराया था। देश के लिए खास रहा ये समझौता शायद शास्त्री जी के लिए उनके जीवन का संकट बन गया था। तभी तो ठीक एक दिन बाद उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने समय समय पर उनकी मृत्यु को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब तक ये मृत्यु एक रहस्य ही है। आज की भ्रष्ट राजनीति में अच्छे और ईमानदार नेताओं को ढूंढना वैसा ही है जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। लेकिन शास्त्री जी के जीवन को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी पैसे के लिए राजनीति नहीं की, बल्कि अपनी आय का एक हिस्सा भी गरीबों के लिए दान कर दिया। ऐसे महान नेता और लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने हम सब नतमस्तक हैं। शास्त्री जी को उनकी जन्मतिथि पर सभी की तरफ से शत शत नमन। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस सफर में मैं था आपके साथ संदीप भट्ट। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,